हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एडीएस लर्निंग में। आज का टॉपिक है कैलेंडर। कैलेंडर एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे लगभग एक या दो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इस सेशन में बच्चे हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, कंसेप्ट क्या क्या होते हैं वो समझेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो शॉर्टकट एनालिटिक दोनों अप्रोच है हम लोग वो देखते चलेंगे। लेकिन फिर भी हमारा जो मेन फोकस होगा वो फोकस होगा बच्चों अपना कंसेप्ट बिल्डिंग पे कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान हमें क्या क्या कंसेप्ट लगाने होते हैं, क्या क्या कंसेप्ट चाहिए, वो सारा हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। कैलेंडर। कैलेंडर का यूज़ कहाँ पे होता है बच्चों? कैलेंडर का यूज़ लगभग हम लोग अपने डेली लाइफ में करते ही करते हैं। कहाँ पे प्रयोग होता है इसका? दिन, महीने और वर्ष दर्शाने के लिए होता है। दिन, महीने इसके लिए दर्शाने के लिए होता है। थोड़ा सा और आगे चले बच्चे, कैलेंडर अगर देखा जाए तो आप ध्यान से देखते होंगे तो वहाँ पे आपको दो चीज़ें ध्यान में दिखती होंगी कि एक नॉर्मल ईयर और एक लीप ईयर। नॉर्मल ईयर कहने का मतलब साधारण वर्ष, सामान्य वर्ष। लीप ईयर अधिवर्ष। नॉर्मल ईयर में जो दिनों की संख्या होती है वो 365, लीप ईयर में 366। ये जो 365 दिन होता है नॉर्मल ईयर में, जो हमारे काम की चीज़ है क्या कि उसमें जो फरवरी महीना होगा उसमें फरवरी महीने 28 दिन का और लीप ईयर में जो फरवरी महीने होता है वो 29 दिन का। अगर सप्ताह के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि कितने सप्ताह होते हैं, सामान्य वर्ष में आपके 52 सप्ताह प्लस एक दिन, 52 सप्ताह और एक दिन। और लीप ईयर में क्या होंगे बच्चे? 52 सप्ताह प्लस 2 दिन। अब हम लोग ये कैसे पहचानेंगे कि कौन सा वर्ष साधारण वर्ष है और अधिवर्ष है, मतलब नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है? तो ये बच्चों आप लोग पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, लेकिन फिर भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे, देखेंगे। साधारण वर्ष नॉर्मल ईयर जो 4 से पूर्णतः विभाजित ना हो, मतलब 4 से डिविजिबल ना हो, 4 से ना कटे। वो कौन कौन से? एक एग्जांपल देखें हम लोग, 1989, 1993, 1995, 2003। इस तरह के जो भी वर्ष आपको देखने को मिलेंगे जो 4 से डिविजिबल ना हो, कटते ना हो, वो सारे के सारे क्या होंगे अपने? वो सारे के सारे बच्चों साधारण वर्ष होंगे, नॉर्मल ईयर होंगे। अधिवर्ष क्या होंगे? लीप ईयर क्या होंगे? वैसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो, 4 से पूरा कट जाए। 1988, 1992, 2008, 2020, यही। फिर आता है इसमें दो तरह के वर्ष हमें और देखने को मिलते हैं क्या? एक होता है अपना शताब्दी वर्ष, इसका आगे बहुत इस्तेमाल होने वाला है। दूसरा है अपने पास सौर वर्ष। शताब्दी वर्ष क्या समझते हैं? सेंचुरी ईयर। जो 100 से पूर्णतः विभाजित हो, जो 100 से पूर्णतः विभाजित हो, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसे वर्ष जिसके अंत में दो शून्य हो। ऐसे वर्ष जिसके अंत में क्या हो? दो शून्य हो, वो कहलाएंगे बच्चों शताब्दी वर्ष। सौर वर्ष। सौर वर्ष क्या? ये ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ते होंगे कि सोलर ईयर क्या होता है, बस वही चीज़ है यहाँ पे। और ये कहने के लिए हम लोगों ने 4 तरह के वर्ष तो देखे पढ़े, लेकिन जो हमारे काम की चीज़ है बच्चों बस केवल नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। सौर वर्ष समझते हैं फिर से। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है वही सौर वर्ष कहलाता है। और आप सभी को पता है कि एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है वो कितना होता है? 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट, 47.5 सेकंड। अब ये जो टाइम दिया हुआ है बच्चे, इस टाइम को हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस टाइम पे ही हम लोग अपने लीप ईयर का जो कंसेप्ट है वो आगे डिस्कस करेंगे। चलते आगे। लीप ईयर। अब लीप ईयर जैसा कि हम लोगों ने देखा क्या कि वैसे वर्ष क्या हो? जो 4 से कट जाए, 4 से कट जाए, जो 4 से कट जाए। एक एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पे क्या? 1892, 1896, 1900, 1904, 1908, 1912, 1916 और 2000। हमें ये चेक करके बताना है कि इनमें से कौन कौन से लीप ईयर हैं, कौन कौन से लीप ईयर नहीं। तो हमने ये पढ़ा है अभी कि जो वर्ष क्या हो? 4 से कट जाए वो लीप ईयर। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। 1892, 1896, 1896, 1900। अब 1900 पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। 1900 पे कन्फ्यूजन क्यों? ये समझते हैं इसको। 1900 पे कन्फ्यूजन इसीलिए क्योंकि ये सामान्य वर्ष नहीं है, ये शताब्दी वर्ष है, ये सेंचुरी ईयर है बच्चों, ये सेंचुरी ईयर है।
लीप ईयर तभी होगा ये एक इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट है क्या, ये हमेशा याद रखिएगा नोट पॉइंट, कि किसी भी शताब्दी वर्ष को हमें चेक करना है कि वह लीप ईयर है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे उसे बच्चों, 4 के बजाय 400 से भाग देंगे। अगर 400 से पूर्णतः विभाजित है तब कोई शताब्दी वर्ष सेंचुरी ईयर अपना लीप ईयर होगा, नहीं तो नहीं। जब हम लोगों ने 1900 में 400 से भाग दिया तो वो डिविजिबल नहीं होता, वो कैंसिल नहीं होता, इसीलिए 1900 अपना एक नॉर्मल ईयर होगा, ये लीप ईयर नहीं होगा। अगला है अपने पास 1904, फिर 1908, 1912, 1916, फिर 2000। थोड़ा आगे चलें। अब यहाँ पे सेंचुरी ईयर को लेकर थोड़ा बहुत किसी बच्चे को कन्फ्यूजन हो सकता है, तो उस चीज़ों को हम लोग अब यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। सेंचुरी ईयर बच्चे दो तरह से हो सकते हैं। सेंचुरी ईयर या तो आपका नॉर्मल ईयर हो सकता है या तो लीप ईयर हो सकता है। नॉर्मल ईयर में तो हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बस हमें ये चेक करना है कि वो लीप ईयर है या नहीं। अगर हमने ये चेक कर लिया कि वो लीप ईयर है तो ठीक, अगर लीप ईयर नहीं हुआ तब वो वर्ष, तब वो ईयर नॉर्मल ईयर ही होगा। तो सेंचुरी ईयर को लीप ईयर होने के लिए उसे 400 से विभाजित होना पड़ेगा। जहाँ पे 400 से विभाजित होने का मतलब क्या कि जब 400 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर शेषफल कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अपने पास 2000 है, 1800 है, 1600 है। ये सारे वर्ष ऐसे हैं जो ये सारे वर्ष ऐसे हैं जो 400 से डिविजिबल है। अब अपने पास हर बार 4 से डिवाइड करने का वो पता होना चाहिए। 4 से डिवाइड करने का क्यों पता होना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल, क्योंकि हमें हर बार ये क्वेश्चन में आएगा चेक करने के लिए कि वो लीप ईयर है या नहीं। तो कोई संख्या 4 से विभाजित है वो कैसे पता चलेगी? किसी भी संख्या का जो अंतिम दो अंक है, क्या अंतिम दो अंक 4 से डिविजिबल होने चाहिए, तो संख्या पूर्णतः 4 से डिविजिबल होगी, विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर देखें तो अगर 1892 है तो हम पूरे 1892 में भाग ना देकर हम केवल भाग देंगे बच्चों 92 में, 92 में। तो 92 क्या अपने पास 4 से डिविजिबल है, तो 1892 1892 ये 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। उसी तरह अपने पास 1904 है। क्या है 1904, इस पूरे में हमें भाग नहीं देना है, हमें केवल उसके जो अंतिम दो अंक हैं, अंतिम दो अंक कहने का मतलब ये कि जो इकाई और दाईं स्थान पे है बस उनको भाग देना है। वो अगर 4 से कट गए, तो पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें दिमाग में रखने हैं हमेशा। वो पहला पॉइंट क्या बच्चों, सामान्यतः दो अधिवर्षों मतलब जो दो लीप ईयर हैं उनके बीच 4 वर्ष का अंतर होता है। फिर से एक बार, जनरली दो लीप ईयर के बीच में जो डिफरेंस होता है वो 4 वर्ष का होता है, लेकिन ऐसा हर बार हो कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा हर बार हो कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन उनके बीच शताब्दी वर्ष आ जाए, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था 1892, 96, फिर 1900 एग्जाम्पल अपने पास, अगर उनके बीच शताब्दी वर्ष आ जाए तो समय अंतराल 8 वर्ष का हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए डिस्कस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये ध्यान से देखना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इस पे कंसेप्ट बहुत डिस्कस होंगे हमने। 1892, 1896, 1900, 1904, 1908, 1912। यहाँ पे अगर देखें 1900, ये क्या अपने पास शताब्दी वर्ष है, तो इस शताब्दी वर्ष को लीप ईयर होने के लिए 400 से डिविजिबल होना पड़ेगा, 400 से डिविजिबल होना पड़ेगा, 400 से डिविजिबल होना पड़ेगा। अब आगे चलें, 1892 से 1896 जो गैप है अपने पास कितने का है, 4 साल का है। वही 1896 से 1900 के बीच गैप भी 4 साल का होना चाहिए था। कब? जब 1900 1900 हमारा क्या होता, लीप ईयर होता तब। लेकिन यहाँ पे 1900 लीप ईयर नहीं है, यह सेंचुरी ईयर है और सेंचुरी ईयर शताब्दी वर्ष है, उसको लीप ईयर होने के लिए 400 से डिविजिबल होना पड़ेगा, जो कि डिविजिबल नहीं है। तो 1901 सामान्य वर्ष है। तो अगला जो आया अपने पास 1904। तो अब यहाँ पे गैप देख रहे होगे, यहाँ से 4 फिर 8 हो गया, फिर 4 4, मतलब ये कि आप अपने दिमाग में ये मिसकंसेप्शन ना रखें कि दो अधिवर्षों के बीच, दो लीप ईयर के बीच जो गैप होगा वो 4 साल का होगा। क्लियर है?
आगे चलें। अधिवर्षों की संख्या हमें निकालनी है। 4 से भाग देने पर जितनी बार भाग लगेगा, ध्यान देना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 4 से भाग देने पर जितनी बार भाग लगेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितनी बार भाग लगेगा अधिवर्षों की संख्या उतनी ही होगी। अधिवर्षों की संख्या उतनी ही होगी। जैसे एक फॉर्मेट दिया गया है, चलिए थोड़ा सा आगे लेके चलते तो चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे वर्ष का संख्या दिया हुआ है और अधिवर्षों की संख्या। तो पहले पांच वर्ष कौन से, कैलेंडर जब से स्टार्ट हुआ वहां से। तो पहले 5 वर्षों में लीप ईयर की संख्या कितनी होगी, तो 5 को 4 से भाग देना है, कितनी बार भाग लगेगा, 1। तो लीप ईयर की संख्या बच्चों अपने पास क्या होगी, 1 होगी। अधिवर्षों की संख्या 1 होगी। वही फर्स्ट 10 ईयर, पहले 10 वर्षों में तो क्या करेंगे, 4 को 10 से भाग देंगे, कितनी बार भाग लगेगा, 2 बार। तो 2 लीप ईयर की संख्या होगी, अधिवर्षों की संख्या होगी। उसी तरह पहले 15 वर्षों में फिर 4 से भाग दिया हम लोगों ने, 15 में कितनी बार भाग लगा, 3 बार। तो अधिवर्ष की संख्या कितनी हो गई, 3। उसी तरह पहले 20 वर्षों में, तो 20 को हम लोगों ने 4 से भाग दिया, कितनी बार भाग लगेगा, 4। तो अधिवर्ष की संख्या कितनी हो गई, 4। अब यहाँ पे अपने पास एक फिर से नोट पॉइंट है। अब ध्यान दीजिए, ये जो नोट पॉइंट होते हैं बच्चे, यही अपना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है और इसी का लगभग इस्तेमाल होने वाला है। क्या नोट पॉइंट है उसे पढ़ते हैं जरा। किन्हीं दो वर्षों के बीच यदि अधिवर्ष की संख्या पूछी जाए, फिर से एक बार, अभी जो कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा वो कैलेंडर का स्टार्टिंग वाला था, मतलब वो कैलेंडर के पहले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल वो वाले थे। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि किन्हीं 2 वर्षों के बीच यदि अधिवर्ष की संख्या पूछी जाए, तब हम ऐसे अधिवर्षों की संख्या गिनती करनी होगी, तब हम गिनती करके ही बताएंगे। अर्थात सीधे तौर पर 4 से भाग देकर अधिवर्षों की संख्या नहीं ज्ञात कर सकते। एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है, समझते हैं। एग्जाम्पल अपने पास ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2007 से लेकर 2020 तक अधिवर्षों की संख्या कितनी होगी। तो हम लोगों ने एनालिटिक देखा, 2007 के बाद कौन सा आया, 2008, 4 से भाग दिया, कट गया, 2012, 2016, 2020, तो टोटल कितने आ गए यहाँ पे, टोटल अपने पास 4 आ गए। लेकिन वही अगर ये वाला तरीका लगाएं, जो तरीका अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा था, क्या कि 4 से जितनी बार भाग लगेगा उतने अधिवर्ष की संख्या होगी, उतने लीप ईयर होंगी। तो 2007 से 2020 के बीच भाग दिया, थोड़ा डिफरेंस लिया, तो ये 13 आया। 13 को हम लोगों ने भाग दिया तो ये 3 बार भाग लगा, तो लीप ईयर की संख्या इसके अनुसार 3 होनी चाहिए थी। लेकिन वास्तविकता में लीप ईयर की संख्या है कितनी, 4 है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो अधिवर्षों की संख्या जो निकालनी है हमें, वो हर बार 4 से भाग नहीं देना है। वो 4 से भाग कब देना है, जब कैलेंडर का प्रथम मतलब पहला 5 ईयर, 10 ईयर ऐसे पूछ रहा हो तब। अगर 2 वर्षों के बीच में हमें से पूछ रहा है, तब बच्चे वैसे स्थिति में हम लोग एनालिटिक मतलब लिख करके ही काउंट करेंगे। अब चलते हैं फिर से एक बार अधिवर्ष की संख्या पर ध्यान देते हैं। अब ये वर्ष वो वाले वर्ष हैं जो हमारे क्वेश्चंस में इस्तेमाल होने वाले हैं, वर्ष हैं। ध्यान देना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है बच्चे प्रथम 100 वर्ष, डिफरेंस नहीं लिखा हुआ है, 2 वर्षों का अंतर नहीं है ये प्रथम 100 वर्ष। प्रथम 100 वर्ष का मतलब ये कि कैलेंडर जब से स्टार्ट हुआ, तो प्रथम 100 वर्ष में अधिवर्षों की संख्या क्या होगी, तो 25 माइनस 1, 4। 25 माइनस 1 क्यों, जब 100 को 4 से भाग दोगे कितनी बार भाग लगेगा, 25 बार। माइनस 1 क्यों आया, यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, ये जो 100 है, जो प्रथम 100 वर्ष है, इसमें जो लास्ट वाला वर्ष होगा, जो 100वां वर्ष होगा, वह एक साधारण वर्ष है। वह एक साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष कैसे, क्योंकि उसके पीछे 2 शून्य लगे हुए हैं, तो वह एक शताब्दी वर्ष है। और शताब्दी वर्ष को लीप ईयर होने के लिए 400 से भाग लगना चाहिए, पूरा पूरा कटना चाहिए, जो कट नहीं रहा है। तो हमने 100 को भी यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है, तो इसीलिए 100वां वर्ष एक साधारण वर्ष है जिसे हम माइनस करेंगे। तो 25 माइनस 1 क्या हो गया, 24। उसी तरह प्रथम 200 वर्षों में तो क्या करेंगे,
200 को पहले 400 से भाग दिया, सॉरी 200 को पहले 4 से भाग दिया तो कितनी बार? 50 बार। लेकिन इस 200 वर्ष में क्या हुआ, जो 100वां वर्ष है और जो 200वां वर्ष है ये शताब्दी वर्ष है, और ये दोनों को लीप ईयर होने के लिए 400 से विभाजित होना पड़ेगा, जो विभाजित नहीं है। तो इसीलिए हम इन दोनों वर्ष को माइनस करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने गलती से इनको भी कैलकुलेशन में शामिल कर लिया है। उसी तरह क्या कह रहा है, प्रथम 300 वर्ष में कितने होंगे? तो 300 को हम लोगों ने 4 से भाग दिया तो 75, और 100वां वर्ष, 200वां और 300वां, ये 3 वर्ष ऐसे होंगे जो सामान्य वर्ष हैं, जिसके लिए हम लोगों ने 3 माइनस किया है, तो अपने पास कितना गया? 72, 72। उसी तरह अगला क्या पूछ रहा है कि प्रथम 400 वर्ष में, प्रथम 400 वर्ष में कितने होंगे? तो 100 माइनस 3, 400 को हम लोगों ने भाग दिया 4 से तो 100 आया, और 100वां वर्ष, 200वां और 300वां, ये 3 हो गए। लेकिन जो 400वां वर्ष होगा वो तो अपने आप में लीप ईयर है, तो इसी के लिए हम लोगों ने 100 से 3 माइनस किया, तो अपने पास आ गया 97, 97। ये था इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बच्चों, इसको हमेशा दिमाग में रखिएगा, क्योंकि इस पे हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन अपने पास? विषम छांटने के लिए आया क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। थोड़ा सही हो जाओ भाई। विषम छांटने के लिए कह रहा है कि ये कहना क्या चाह रहा है। अपने पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1992, 1900, 1800, 1882। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये जो 1900 है और 1800 है ये शताब्दी वर्ष है। इन शताब्दी वर्ष को लीप ईयर होने के लिए 400 से भाग देना पड़ेगा, जो कि 400 से ये नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब ये सामान्य वर्ष, नॉर्मल ईयर, ये भी नॉर्मल ईयर। अब है अपने पास 1882, इसको भी चेक करें, 4 से भाग दोगे तो हमें पूरे में भाग नहीं देना है, हमें भाग देना है बच्चों किसमें? 82 में। 82 4 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब 1882, 1882 भी क्या है? सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष है। अब लास्ट में क्या बच गया? पहला ऑप्शन 1992। 92 के बारे में हम लोगों ने देखा है पहले भी कि 92 4 से कट जाता है, इसका मतलब ये है कि 1992 एक क्या है अपने पास? 1992 अपने पास क्या है? लीप ईयर है, 1992 लीप ईयर है। फिर आगे चले, वर्ष 2009, वर्ष 2009 2019 के बीच अधिवर्षों की संख्या बताएं। तो 2009 से 2019 के बीच कौन कौन से वर्ष आएंगे बच्चे? 2012, 2016, केवल और केवल 2 अधिवर्षी आएंगे, केवल केवल 2 अधिवर्ष। फिर पूछ रहा है क्या कि पहले शताब्दी में कितने अधिवर्ष थे या होंगे पहले 100 ईयर में? तो क्या बोला गया था कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए, ऐसा दिखे आपको कहीं पे भी, तो क्या करना है? 4 से भाग देना है, और जितनी बार भाग लगेगा उतने ही अधिवर्ष की संख्या होंगी। तो 100 को हमने भाग दिया तो 25 बार कट गया, लेकिन जो लास्ट वाला जो 100वां वर्ष है वो अधिवर्ष नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 100वें वर्ष को अधिवर्ष होने के लिए 400 से डिविजिबल होना पड़ेगा, जो डिविजिबल नहीं है, तो इसीलिए हमारा वैल्यू क्या होगा? 25 से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 24, और यही हमारा बच्चों आंसर है, जवाब है 24। कहाँ पे है? ऑप्शन सी में। क्वेश्चन पढ़िए अब अगला क्या कह रहा है कि भाई दूसरी शताब्दी में, किधर? दूसरी शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे? ध्यान देना, क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरी शताब्दी में, ये नहीं कह रहा है कि 2 शताब्दी में, समझिए। तो कैलकुलेट करें, 200 वर्षों में जो अधिवर्षों की संख्या कितनी थी अपने पास? 200 को 4 से भाग दिया तो आया 50, और ये 2 क्यों माइनस किए हैं आपको पता चल गया होगा, क्योंकि जो 100वां वर्ष है और 200वां वर्ष वो अधिवर्ष नहीं है। तो सॉल्व करने पर क्या है अपने पास? 48, 48 आया। प्रथम 100 वर्षों में अधिवर्षों की संख्या कितनी अपने पास? 100 को 4 से भाग दिया, 25 बार भाग लगेगा, और 1 क्यों माइनस किया, मैं आशा करता हूं कि आप समझ रहे होंगे, तो 24। तो 200 वर्षों में 48, 100 वर्षों में 24, पूछ रहा है दूसरी शताब्दी में, मतलब 101 वर्ष से लेकर 200 तक। दूसरी शताब्दी कहने का मतलब 101 से लेकर 200 तक में कितने लीप ईयर होंगे? तो 48 माइनस 24, अपने पास वैल्यू आ गया 24।
उसी तरह का एक क्वेश्चन और है अपने पास, चौथी शताब्दी में, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? 4 शताब्दी तक का निकालेंगे, उसके बाद 3 शताब्दी तक का निकालेंगे और डिफरेंस ले लेंगे, बस यही चीज़ है। तो देखा हम लोगों ने 400 को 4 से भाग दिया, 100 माइनस 3 97, ये क्लियर है। 300 को 4 से भाग दिया, जितनी बार भाग लगेगा 75 बार, 75 टाइम्स -3 72, 97 से 72 चला गया तो अपने पास 25 वैल्यू आएगा। फिर वही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है इस बार, 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 फरवरी आती है या आएगा? 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 फरवरी, जो 29 फरवरी, ध्यान देना बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, पढ़िए क्या कह रहा है। 29 फरवरी, किसी भी वर्ष में 29 फरवरी तभी आएगा जब वो वर्ष लीप ईयर होगा, अधिवर्ष होगा। इसका मतलब ये कि इसमें हमें क्या देखना है कि 400 वर्षों में कुल कितने अधिवर्ष आए हैं। जितनी बार अधिवर्ष लीप ईयर आएंगे उतनी ही बार 29 फरवरी आएगी। तो 400 वर्षों में अधिवर्षों की संख्या कितनी बच्चों? 97। तो कुल 29 फरवरी कितनी बार आएगी बच्चों? 97 बार। चले अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है अपने पास कि 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आएगी? ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे 29 तारीख कह रहा है, ना कि 29 फरवरी। फिर से एक बार, यहाँ पे 29 तारीख कह रहा है, ना कि 29 फरवरी। तो चलिए इसको सॉल्व करिए, देखा जाए। क्या कह रहा है कि एक वर्ष में अपने पास कितने महीने होते हैं? 11 महीने। और फरवरी भी को हम लोगों ने अलग रखा है। फरवरी को हम लोगों ने अलग क्यों रखा है? कि हमें केवल और केवल 29 फरवरी वाले देखने हैं। क्लियर? और ये 11 वो महीने हैं जिनमें 29 तारीख तो हर बार आएगी ही आएगी। क्लियर है? ये 11 वो महीने हैं जिनमें हर बार 29 तारीख आएगी ही आएगी। लेकिन फरवरी के लिए क्या, उसे लीप ईयर होगा तभी 29 तारीख आएगा, नहीं तो नहीं। तो एक वर्ष में 29 तारीख कितनी बार? 11 बार तो आएगा। तो इसीलिए 400 वर्षों में कितनी बार? 11 गुने 400, तो 4400 बार तो आएगा ही आएगा। अब हमें ये चेक करना है कि 400 वर्षों में कितने अधिवर्ष होंगे, कितने लीप ईयर होंगे। तो 400 वर्षों में जो अधिवर्ष की संख्या होती है कितनी होती है? 97। मतलब ये 97 बार 29 फरवरी तो आएगा ही आएगा। क्लियर है? तो टोटल कितने हो गए? 4400, 4400 प्लस 97, 4497, इतनी बार 400 वर्षों में 29 तारीख आएगी। क्लियर बच्चों? चले अगले क्वेश्चन पे। और डेज, अगला कंसेप्ट अपने पास क्या कह रहा है कि विषम दिन क्या होता है? विषम दिन या इसी को अतिरिक्त दिन भी कहीं कहीं लिखा होता है। ये क्या होता है वो समझते हैं बच्चों। अतिरिक्त दिन कहने का मतलब ये कि जो भी दिनों की संख्या आपके पास दी गई है उससे आप 7 से भाग दें, जो शेषफल आएगा वही ऑड डेज कहलाएगा। जो 7 से भाग देने पर शेषफल आएगा वही आपका ऑड डेज कहलाएगा। अब ये ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि दिनों की संख्या अपने पास 7 ही होती है। 7 का साइकिल घूमता रहेगा, मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर संडे। तो यही 7 संख्या होती है दिनों की। 7 का साइकिल चलता रहेगा, इसीलिए हम लोग 7 से भाग देते हैं। क्लियर हो गया? फिर से एक बार, विषम दिन क्या होता है, ऑड डेज क्या होता है? 7 से भाग देने पर दिनों की संख्या में जो शेषफल आएगा वो हमारा ऑड डेज कहलाएगा, विषम दिन कहलाएगा। ऑड डेज के बारे में कुछ पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए। ऑड डेज जो विषम दिन है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा और ना ही डेसिमल में होगा। क्लियर है? वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ना ही डेसिमल में होगा। तो होगा क्या? अपने पास दिया हुआ है कि ऑड डेज हमेशा बच्चों किस फॉर्मेट में होगा? या तो वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5 या 6। एग्जाम्पल समझते हैं। अपने पास ये कह रहा है क्या कि कोई 15 दिन दिए गए हैं और हमें निकालने हैं उसमें विषम दिन। तो 15 को हम लोगों ने 7 से भाग दिया तो 2 बार 14 कट जाएगा, तो शेषफल अपने पास 1 आएगा। तो यही अपने पास एक ऑड डेज हो गया। उसी तरह 23 दिनों का विषम दिन क्या होगा, हमें वो कैलकुलेट करना है। तो 23 को हम लोगों ने 7 से भाग दिया, 21, तो शेषफल कितना आएगा? 2। तो यही हो गया अपने विषम दिन। अब कुछ फॉर्मेट हैं जो हमेशा दिमाग में हमारे होने चाहिए। वो फॉर्मेट क्या है बच्चे, वो देख लेते हैं, क्योंकि ये हर बार एग्जाम में पूछे जाएंगे और इनका क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान बहुत इस्तेमाल होगा।
कुल दिन दिए गए हैं अपने, और यहाँ पे विषम दिन पूछ रहा है। अगर 15 दिन दिए गए हैं तो विषम दिन क्या होगा, 1 होगा। 15 को 7 से भाग दोगे, शेषफल अपना 1 बचेगा। क्लियर है। 28, 28 7 से कट जा रहा है तो ये 0। 29 1 आ जाएगा। 30 विषम दिन 2। 31 1। यहाँ पे 1 कैसे होगा, ये ध्यान दीजिएगा बच्चों। 31 को जब भाग दोगे, शायद मैंने मिस्टेक से लिख दिया हो, 31 को जब भाग दोगे 7 चौक 28 तो शेषफल 3। यहाँ पे बच्चे 3 होगा, इसको आप सही कर लेंगे। यहाँ पे 3 होगा। और 28 29 30 31 ये सारे वो दिन हैं, ये सारे वो दिन हैं जो महीनों में इस्तेमाल होते हैं, मतलब ये महीने वाले दिन हैं। इसका आपको हमेशा याद रखना है। 28 के लिए 0, 29 के लिए 1, 30 के लिए 2, 31 के लिए 3। क्लियर बच्चों। उसी तरह अगर पूछ ले कि एक वर्ष का विषम दिन कितना होगा, तो एक वर्ष में कितने होते हैं अपने पास, 365 दिन। 365 दिन, तो 365 को जब 7 से भाग दोगे तो अपने पास शेषफल 1 आएगा। उसी तरह लीप ईयर अधिवर्ष के लिए जब पूछे तो 366 दिन होते हैं उसमें, जब 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे बच्चों, तो शेषफल अपना 2 आएगा। 52 सप्ताह, 52 सप्ताह, सप्ताह का मतलब 7 दिन, मतलब 52 गुने 7, मतलब 7 का मल्टीपल है, ये 7 का मल्टीपल है, 7 का गुणक है, तो 7 से कट जाएगा तो शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। चलते हैं। अब कुछ भाषा इस्तेमाल किए जाते हैं क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस में जो भाषा इस्तेमाल होते हैं उसका भी कुछ हमें मतलब समझना होता है। अगर उसका मतलब हम नहीं समझेंगे तो हमें कंफ्यूजन क्रिएट होगा। वहाँ पे दो तरह के भाषा, दो तरह के स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेंगे। पहला है क्या, कि किसी दिन से या के इन दिनों के बाद, किसी दिन के इन दिनों के बाद, इसका मतलब क्या होता है वो समझते हैं। इसका मतलब ये एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बोल क्या रहा है कि 10 दिन के बाद, तो 10 दिन तो हो गए, प्लस बाद में, तो बाद में करे बच्चे तो 10 के बाद जोड़ेंगे हम लोग। फिर रविवार के 3 दिन बाद, तो रविवार के बाद तो प्लस 3 दिन बाद, तो ये बुधवार। उसी तरह एक और अपने पास आता है, अपने पास है क्या, कि किसी दिन से एनवा दिन, मतलब किसी दिन से, किसी दिन से एनवा दिन, मतलब उस दिन को इंक्लूड करना है, उस दिन को गिनते हुए चलना है। किसी दिन, तो उसका क्या होगा, किसी दिन से प्लस n-1 दिन। जैसे 10 से तीसरा दिन, 10 से तीसरा दिन का मतलब है कि आपको 10 को इंक्लूड करना है। तो 10 से तीसरा दिन से क्या n-1 बोला गया था, n-1 था, तो 10, 3 से 1 माइनस करोगे 2, तो ये 12 हो गया। उसी तरह दूसरे एग्जाम्पल में क्या कह रहा है हम लोगों के पास, कि रविवार से तीसरा दिन, तो रविवार को काउंट करते हुए रविवार +2, तीसरा दिन 3-1 2, तो मंगलवार। किन्हीं दो तारीखों के मध्य समय की गणना करना। अब ध्यान देना, अब यहाँ से हम लोगों का क्वेश्चन शुरू होता है, जो टाइप वाइज हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। और हर क्वेश्चंस को, लगभग कैलेंडर के सारे क्वेश्चंस को हम लोग टाइप वाइज ही डिस्कस करेंगे। यहाँ से 2 बर्थडे दिए हुए हैं, मतलब किसी की जन्म तिथि दी गई है, उसका एज निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ये वो वाले क्वेश्चंस है। क्या कह रहा है स्टेटमेंट में, कि पंकज का जन्म 4 सितंबर, पंकज का जन्म कब हुआ, 4 सितंबर 1996 को हुआ। तब वह 10 अगस्त 2020 को कितने साल माह दिन का होगा। ध्यान देना बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आप वर्ष लिखेंगे, वर्ष के बाद माह लिखेंगे, दिन लिखेंगे। जो बड़ी वाली वैल्यू है, बड़ी वाली वैल्यू यही है, उसको ऊपर लिखेंगे। तो लिखें 2020, 8 माह अगस्त 8वां महीना 10 दिन। फिर वर्ष 1996 9वां महीना और 4। ध्यान देना बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, इसमें जनरली बच्चे कंफ्यूज होते ही हैं। वर्ष, दिन को दिन से माइनस करोगे, महीने को महीने से माइनस करोगे, वर्ष को वर्ष से माइनस करोगे। क्लियर है। 10 से 4 माइनस किए 6 दिन, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं। माह की बात करें, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, ऑब्वियस सी बात है 8 छोटा है,
9 बड़ा है, तो 8 से 9 माइनस नहीं होगा। तो यहाँ से उधार लोगे, जो वर्ष वाला है यहाँ से उधार लोगे। तो आप एक चीज़ समझिएगा, जिसके पास जो चीज़ होगा वो वही चीज़ उधार देगा। आप वर्ष वाले से उधार ले रहे हैं तो आपको वो वर्ष ही उधार देगा, वो 1 साल उधार देगा। तो 1 साल जब उधार देगा यहाँ से, तो 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12। 1 साल में कितने महीने? 12। और ये पहले से 8 था, और ये पहले से 8 था, तो कितने हो गए? 12 और 8 20। 20 से 9 चला गया तो कितने हो गए? 11 महीने। 11 महीने। तो ये कितना बच गया? 2019। 2019। 2019 से 1996 माइनस करोगे तो 23। तो कितने हो गए? 23 वर्ष 11 माह 6 दिन हो गए। 23 वर्ष 11 माह 6 दिन हो गए। अब यहाँ पे कुछ नोट दिया गया है, इस चीज़ को समझते हैं। और फिर से एक बार मैं कह रहा हूँ, जो भी नोट के फॉर्मेट में चीज़ें लिखी गई हैं बच्चे, वो सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उनका इस्तेमाल क्वेश्चन में होना ही होना है। क्या है, समझते हैं इसको। नोट क्या कह रहा है? 8 माह से 9 महीने नहीं घटाए जा सकते थे, जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। इसीलिए वर्ष में से एक वर्ष 12 माह उधार लेंगे, जो हासिल वाली बात होती है। तब 8 + 12 20 होगा। माह में से हम 9 महीने घटाने पर 11 माह आएगा। ये हम लोगों ने देख लिया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्या कह रहा है? धान्या का जन्म 10 अक्टूबर 2000 को हुआ, तब वह 5 जुलाई 2020 को कितने साल माह दिन की होगी? समझते हैं, सेम क्वेश्चन है बच्चों। तो फिर से एक बार, जो बड़ी वाली वैल्यू है उसको पहले रखेंगे, ऊपर रखेंगे। पहले वर्ष माह दिन, ये अरेंजमेंट याद रखिएगा, पहले वर्ष माह और दिन। तो 2020 7 5 लिख दिया। फिर ये नीचे में जो लोअर वाली वैल्यू थी वो लिख दिया 2010 10। दिन से दिन को माइनस करोगे, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, तो 5 से 10 माइनस होगा नहीं, कैंसिल माल माइनस होगा नहीं, तो हमें बगल वाले से उधार लेना पड़ेगा। बगल वाले में क्या है बच्चे? बगल वाले में अपने पास महीना है, तो महीना उधार ले। ये महीना उधार देगा, तो यहाँ पे 7 महीना, वो 1 महीना उधार देगा। अब वो 1 महीना उधार कौन सा देगा, समझना पहले, क्योंकि महीने तो बहुत तरह के होते हैं, जिसमें 28 दिन भी होते हैं, 30 दिन भी होते हैं, 31 दिन भी होते हैं। समझना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चों? 7वां महीना, ध्यान देना, फिर से एक बार पढ़ो। जुलाई। मतलब ये कि जब वो हासिल देगा, जब वो बगल वाले को उधार देगा, जब वो बगल वाले को उधार देगा, तो वो जुलाई वाला महीना ही उधार देगा। फिर से एक बार, जब वो बगल वाले को उधार देगा तो वो जुलाई वाला महीना ही उधार देगा। क्लियर है? फिर आगे चलते हैं। यहां से एक महीना उधार लिया, 1 महीना उधार लिया, कौन सा? तो जुलाई वाला। तो जुलाई में कितने दिन होते हैं? 31। तो टोटल कितने हो गए? 31 और 5 36। 36 से 10 माइनस होगा तो 26। अब यहाँ से 1 महीना उधार ले लिया था, तो बचे कितने? अब 6। अब 6 से 10 माइनस तो होगा नहीं, तो यहाँ वाले से उधार लेना पड़ेगा, और ये वर्ष है, और ये वर्ष उधार देगा, तो ये 12 महीने उधार देगा एक साथ। तो 12 और 6 कितने हो गए? 18। 18 से 10 माइनस करोगे, 18 से 10 माइनस करोगे तो 8 हो गए। ये हो गया बच्चों, इधर ये एक वर्ष उधार दे चुका था, तो ये हुआ कितना? 2019 हो गए। 2019 से 2000 कैंसिल होगा, माइनस होगा, तो कितना आएगा बच्चे? 19 वर्ष आएगा। क्लियर है? यहाँ पे अपना जो वैल्यू आएगा, अपना जवाब आएगा, आंसर आएगा कि वो 19 वर्ष 8 माह 26 दिन की हो जाएगी बच्ची। अब रेफरेंस कैलेंडर के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि दो डेट ऑफ बर्थ, दो डेट के बीच में, उनके बीच कितने का गैप है, हम वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति कितने वर्ष बाद, किसी वर्ष बाद कितने वर्ष का होगा, महीने का होगा, दिन का होगा, हम लोगों ने ये निकालना सीखा। अब अगला है बच्चों कि रेफरेंस कैलेंडर के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। रेफरेंस कैलेंडर का कहने का मतलब ये कि भाई साहब, अगर इस दिन, आज मंडे है, तो आज से 5 साल 2 महीने 5 दिन बाद क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस पूरे कैलेंडर में आपको ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उसको निकालने के लिए बहुत अप्रोच है।
और कुछ कंडीशंस भी होती हैं। लेकिन इन सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने बच्चों 3 टाइप में बांटा है। पहला टाइप कौन सा है? पहला टाइप ये है कि जिसमें दिन और महीने वो समान होंगे और वर्ष अलग होगा, और वर्ष अलग होगा। दूसरा केस है अपने पास क्या? दूसरा केस है अपने पास ये कि जिसमें वर्ष तो समान होगा, दिन और महीने वो अलग अलग होंगे। और तीसरा कंडीशन क्या होता है अपने पास कि भाई वहाँ पे डे भी अलग होगा, दिन भी अलग होगा, महीना भी अलग होगा और वर्ष भी अलग होगा। मतलब कहने का ये कि सारे अलग अलग ही होंगे। तो आगे चलते हैं पहले कंडीशंस की ओर। पहला कंडीशन क्या कह रहा है बच्चों, समझते हैं पहले। पहला कंडीशन क्या है, फिर से एक बार। पहला कंडीशन कौन सा था, याद कीजिए। पहला कंडीशन ये था कि केवल ईयर चेंज हो रहा था, वर्ष चेंज हो रहा था। तो क्वेश्चन ये है कि 15 अगस्त 2003 को क्या है अपने पास, फ्राइडे है, शुक्रवार है। 15 अगस्त 2003 को क्या है, फ्राइडे है। तो 15 अगस्त 2015 को क्या होगा वो निकालते हैं। मतलब ये कि हमें यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, थोड़ा इसको सही किया जाए। हमें यहाँ पे 2003 और 2015 के बीच में ही कैलकुलेशन करना है, क्योंकि यहाँ पे जो दिन है 15, महीना है अगस्त, वो दोनों सेम है। तो कैलकुलेशन कैसे होगा, ध्यान दीजिए। कैलेंडर का जो भी क्वेश्चन आएगा वो सारा का सारा खेल है ऑड डेज के ऊपर, विषम दिन के ऊपर। और यहाँ पे जो हमें 2003 2015 इनके बीच में का जो ऑड डेज है हमें वो निकालना है। मतलब जो वर्ष है उनके बीच का ऑड डेज निकालना है। और वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ऑड डेज निकाला था, वहां पे केवल और केवल दिनों की संख्या थी, उसके लिए ऑड डेज निकाला था। लेकिन यहाँ पे बच्चे वर्ष आ गया, तो वर्ष के बीच में ऑड डेज कैसे निकालेंगे वो हम लोग समझते हैं। वो हम लोग समझते हैं वो कैसे निकलता है। जो वर्ष का डिफरेंस होगा, जो इनका डिफरेंस होगा, अंतर होगा, जो इनका डिफरेंस होगा, प्लस इनके बीच में कितने लीप ईयर होंगे वो। क्लियर है? तो समझते हैं अब क्या कह रहे हैं। 2015 से 2003 के बीच अंतर कितने का है, 12 वर्ष का है। और लीप ईयर कितने हैं, 2004 2008 2012, तो 3। मतलब 12 वर्ष का अंतर है और 3 हो गए लीप ईयर। तो दोनों को ऐड किया तो कितने आ गए अपने पास, 15। तो 15 आ गए, तो 15 ऑब्वियस सी बात है ये 7 से ज़्यादा है। और हमें 7 के से, हाँ सॉरी, 7 से भाग देने पर हमें पता चलेगा कि ऑड डेज कितने होते हैं। तो 15 को हम लोगों ने जब 7 से भाग दिया, 15 को जब हम लोगों ने 7 से भाग दिया, 15 को जब हम लोगों ने 7 से भाग दिया तो अपने पास शेषफल 1 आया। तो अपना अपना क्या, विषम दिन 1 होगा, ऑड डेज 1 होगा। और एक चीज और याद रखना है, जब कैलेंडर में आगे की ओर जा रहे हैं, जब कैलेंडर में आगे की ओर जा रहे हैं तो लेंगे प्लस, आगे की ओर जा रहे हैं प्लस, पीछे की ओर जा रहे हैं तो लेंगे माइनस। तो यहाँ पे 1 आया है, यहाँ पे 1 आया है। क्वेश्चन में हमें आगे की ओर जाना है, तो फ्राइडे प्लस 1 क्या हो जाएगा, सैटरडे। अब वही चीज यहाँ पे लिखी गई है। क्या, जो हमें दिमाग में रखना है हमेशा कि जो ऑड डेज है वो कैसे निकलेंगे। जो ऑड डेज है वो, सॉरी किधर गया, आजो बेटा आजो। ऑड डेज वर्ष के बीच में कैसे निकलेंगे, जो उनका डिफरेंस जो ईयर का होगा वो, तो डिफरेंस लेना है और नंबर ऑफ लीप ईयर लेना है वो। और इनको जोड़ने के बाद 7 से बड़ी वैल्यू है तो 7 से भाग देंगे, बस यही है। एक क्वेश्चन और है अपने पास, वो देखते हैं क्या है। क्या कह रहा है कि भाई साहब 10 जनवरी 2010 को, 10 जनवरी 2010 को सैटरडे शनिवार था, तो 10 जनवरी 2029 को क्या होगा, तो समझते हैं। अब ये 2010 से 2029 कितने वर्ष का अंतर है बच्चों, 19। तो उन जो अंतर है वो तो लेना ही लेना है। साथ में इस 19 वर्ष के बीच में कितने लीप ईयर होंगे, अधिवर्ष होंगे, हमें वो भी लेना है। तो 2010 से शुरू करें, 2010 नहीं है, 2012 है, 16 है, 20 है, 24 है और 28 है। टोटल 5 हो गए। तो 19 और 5 मिलके कितने बनाए अपने पास, 24। तो 24 को हम लोगों ने 7 से भाग दिया तो ऑड डेज कितना आ गया, 3। अब एक चीज और समझना, यहाँ पे 2010 के बारे में जानकारी है, सैटरडे 2029 के बारे में पूछ रहा है, मतलब हम लोग आगे की ओर जा रहे हैं। क्या बोला गया था
कि अगर कैलेंडर में आपसे आगे के बारे में पूछे तो प्लस करेंगे, पीछे के बारे में पूछे तो माइनस करेंगे। तो सैटरडे प्लस 3, तो क्या हो जाएगा, सैटरडे में 3 जोड़ दो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो तीसरा दिन कौन सा, ट्यूसडे। क्लियर बच्चों। अब अपने पास 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 अक्टूबर 2019, ध्यान देना 2019 के बारे में हमें पता है कि शनिवार है, फिर वही पूछ रहा है 10 अक्टूबर 2009, मतलब इस बार पीछे की ओर पूछ रहा है, इस बार पीछे की ओर पूछ रहा है। और कितने साल का गैप है बच्चों, 10 साल का। तो यहाँ पे 10 ले लिया। अब इस 10 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे, तो 2012, 2016, तो 10 और 2 मिलके क्या बनाए, 12। 12 को हम लोगों ने 7 से भाग दिया, तो क्या आएगा रिमाइंडर, बताओ 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 बताओ, 7, 5, 5 आएगा। लेकिन पीछे जा रहे हैं हम लोग, पीछे जा रहे हैं, इसलिए -5 लिया गया, -5। अब ध्यान देना, टोटल दिनों की संख्या क्या होती है, 5, तो आप 7 होती है, -5 आ गया यहाँ पे, तो -5 में वो -5 जो बराबर होता है किसके बराबर, +2 के बराबर। वो क्यों होता है वो देखेंगे आगे। अगर यही यहाँ पे -6 होता, हम -6 ना जाकर हम क्या जाते, +1 जाते। वही -4 होता तो -4 ना जाकर क्या जाते, +3। तो यहाँ पे -5 है, आप -5 ना जाकर +2 चलिए, मतलब आप -5 जाओगे तो भी आंसर वही आएगा, +2 जाओगे तो भी आंसर वही आएगा। तो सैटरडे में +2 किया हम लोगों ने, तो संडे, मंडे, हमारा मंडे वैल्यू आया। एक और क्वेश्चन है अपने पास, क्या 2004 20 फरवरी, 20 फरवरी 2004 को संडे है, तो 20 फरवरी 2020 मतलब आगे की ओर पूछ रहा है। तो इनके बीच में गैप कितने का है, 16 साल का, तो 16 साल यहाँ पे। इन 16 वर्ष में कितने अपने पास लीप ईयर होंगे, ध्यान दीजिए, 2004, 2008, 2012, 2016, 4 हो गए, तो 16 और 4 कितने हो गए, 20, 16 और 4 20। जब 20 को 7 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा। हमें आगे की ओर जाना है तो प्लस, अब ध्यान दीजिए ना, +6 जाए वो बराबर है कि आप एक माइनस कर दो। फिर से एक बार, आप +6 जाए बराबर है कि आप एक कम कर दो, वही ऑड डेज आ गया। तो संडे से एक कम करोगे तो शनिवार, या उसमें 6 जोड़ोगे तो भी शनिवार आएगा। अब मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ें यहाँ तक आपको समझ में आई होंगी, और ये बच्चों अपना पहला पार्ट है, बेसिक पार्ट है। तो आप अपना कमेंट, फीडबैक, लाइक, सब्सक्राइब करें, ताकि यही हम लोग को मोटिवेट करता है नए नए कंटेंट लेकर आने में। और कैसा लगा, और आपको लगता है कि हाँ कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत भी है, आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दें, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को सुधार सकूं और उसके अकॉर्डिंग मैं आपके लिए कंटेंट ला सकूं। तब तक के लिए बच्चों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।